मैं बच्चों के स्कूल गया। मेरे और मेरी बीवी के शूज़ दहलीज पर उतरवा लिए गए। हमें 2 दिन कबल स्कूल से हिदायत मिली थी, आप अपने हाउस स्लीपर साथ लेकर आएं। हमने शूज़ उतारे और अपने स्लीपर पहन लिए। हम अंदर गए तो मैंने देखा मेरा बेटा स्कूल की सीढ़ियाँ साफ कर रहा था। मैं पाकिस्तानी कल्चर में पला बढ़ा था। मैंने बेटे को सीढ़ियाँ साफ करते देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने अपनी बीवी से कहा, हम इस स्कूल को इतनी भारी भारी फीसें देते हैं, लेकिन इन्होंने हमारे बेटे को स्वीपर बना दिया है। मेरी बीवी ने हंसकर जवाब दिया, जापान के हर स्कूल में बच्चों से रोज़ाना 40 मिनट सफाई कराई जाती है। मैं भी करती थी और हमारे वज़ीर आज़म और वज़रा भी और मुल्क के तमाम खरबपति भी। ये हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग होती है। मैं बहुत हैरान हुआ। मेरी बीवी ने बताया, हमारे स्कूलों में सफाई का अमला नहीं होता। गार्डन से लेकर वॉशरूम्स तक स्टूडेंट्स साफ करते हैं और इसमें किसी को इस्तिस्ना नहीं। हमारी गुफ्तगू जारी थी कि मेरी बेटी भी हमसे मिलने आ गई। वो भी इसी स्कूल में पढ़ती थी। मैंने बेटी से पूछा, तुम क्या कर रही थी? इसका जवाब था, हमारी क्लास की ड्यूटी वॉशरूम्स की सफाई पर लगी थी। मैं 6 वॉशरूम्स धो और खुश करके आई हूँ। मैंने बेटी से पूछा, क्या आपको वॉशरूम साफ करते हुए बुरा नहीं लगता? इसने हंसकर जवाब दिया, हमारी प्रिंसिपल, हमारी तमाम टीचर्स और हमारा पूरा स्कूल सफाई करता है। हम सब बराबर हैं, फिर हमें बुरा क्यों लगेगा? मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। मुझे ये वाकया भी इरफान सिद्दीकी ने सुनाया था। ये चंद दिन के लिए पाकिस्तान आए और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 2 कीमती दिन मुझे इनायत किए। हम सारा दिन गप लगाते रहे। इनका कहना था, जापान के तमाम स्कूलों में सुबह बच्चों से सफाई कराई जाती है। इससे बच्चों को सफाई की आदत पड़ जाती है और ये बड़े होकर भी इसका ख्याल रखते हैं। हमारे दफ्तरों में भी मुलाजमीन सुबह आकर अपनी मेज़, कुर्सी, कमरा और वॉशरूम साफ करते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। ये छुट्टी के वक्त घर जाने से पहले भी सफाई करते हैं। घर पहुंचकर ये अपना घर, किचन और वॉशरूम भी साफ करते हैं। मैंने शुरू में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब की। मेरा चेयरमैन बिलियन डॉलर कंपनी चला रहा था, लेकिन वो खुद अपने हाथ से वर्कर्स के वॉशरूम साफ करता था। इसकी बेगम भी हमारे ऑफिस में जॉब करती थी। वो भी पूरा दफ्तर साफ करती थी और इन दोनों मियाँ बीवी को ज़रा बराबर शर्मिंदगी नहीं होती थी। आप जापान में किसी दफ्तर, किसी पार्क या किसी घर में चले जाएं, आपको हर चीज़ साफ सुथरी और सलीके में दिखाई देगी और ये सलीका और सफाई लोग करते हैं। टूथ ब्रश से कोनों खुदरों तक से मिट्टी निकालते हैं। मुझे स्टोर्स में सफाई के सामान के रैक्स देखने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ 36 किस्म के छोटे बड़े ब्रश थे। किताबों के रैक साफ करने वाले ब्रश अलग थे और पर्दों की रेलिंग और कमोड कवर साफ करने वाले ब्रश अलग। एक रैक में फर्श और कपड़ों से बाल निकालने वाले आलात थे। अब सवाल ये है, जापानी लोगों में ये सफाई और ये सलीका कहाँ से आता है? ये बचपन में स्कूल की ट्रेनिंग से कशीद होता है। कौमें माँ की गोद और स्कूल से जन्म लेती हैं। अगर माँ की गोद साफ सुथरी, अच्छी और महज़ब नहीं होगी तो बच्चा भी महज़ब, अच्छा और साफ सुथरा नहीं होगा और ये बड़ा होकर माहौल में गंद डालेगा। माँ के बाद स्कूल हमारी परवरिशगाह होते हैं। वहाँ भी अगर बच्चों को माहौल दोस्ती की तरबियत नहीं मिलती तो फिर बच्चे बड़े होकर वही करते हैं जो इस वक्त पूरे मुल्क में हो रहा है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसने सफाई को आधा ईमान करार दिया, लेकिन इस हुक्म के बावजूद हमारी मस्जिदों में भी गर्द होती है। वज़ू खानों और वॉशरूम के करीब से नहीं गुजरा जा सकता। वज़ू के पानी के असरात इमाम साहब की जाए नमाज तक नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने लोगों को सफाई की ट्रेनिंग ही नहीं दी। हम इन्हें निस्फ ईमान की हदीस तो सुनाते रहते हैं, लेकिन इन्हें अपने हाथ से सफाई करके नहीं दिखाते। चुनाचे ये बड़े होकर सड़क से लेकर मस्जिद तक गंद डालते रहते हैं, जबकि हमारे मुकाबले में सिखों के गुरुद्वारे साफ होते हैं। गुरुद्वारों का सेहरा मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के सर जाता है। गुरु नानक हजरत मियाँ मीर के शागिर्द थे। हजरत साहब अपने हाथ से अपनी मस्जिद और दरगाह की दहलीज साफ करते थे। शागिर्दों ने उस्ताद की अकीदत में दरगाह की दहलीज साफ करना शुरू कर दी।
गुरु नानक मुसलमान शागिर्दों से एक कदम आगे निकल गए। ये दहलीज पर बैठकर अकीदतमंदों के जूते साफ कर देते थे। यहाँ से सिख मत में गुरुद्वारे की दहलीज और ज़ायरीन के जूतों की सफाई की रिवायत शुरू हो गई। आप आज किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, आपको अरबपति सिख और इनके खानदान हाथ से फर्श पर पोछा मारते और बाहर बैठकर दूसरों के जूते पालिश करते नजर आएंगे, जबकि हम लोग वजू के पानी और अपने कमोड की सफाई के लिए भी स्वीपर को आवाज देते हैं। चुनांचे आज पूरा मुल्क गंदिस्तान बन चुका है। लाहौर और कराची में सांस तक नहीं ली जा सकती। वज़ीर आला पंजाब स्मोग का मुकाबला करने के लिए एयर फिल्ट्रेशन टावर लगाना चाहते हैं। मेरा दावा है आप लाहौर में लाख यूनिट भी लगा दें तो भी स्मोक खत्म नहीं होगी, क्योंकि पूरा लाहौर गंद, स्मोक और गर्द फैलाने की फैक्ट्री है। और अगर 1.5 करोड़ लोग रोजाना गर्द उड़ाएंगे तो लाख यूनिट भी इस गंद का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हम अगर मुल्क को रहने के काबिल बनाना चाहते हैं तो फिर हमें लोगों को बचपन से ट्रेनिंग देना होगी। सफाई को स्कूलों में मुकम्मल ईमान का दर्जा देना होगा। फिर कहीं जाकर हमारे घर, दफ्तर, सड़कें, गलियां, नदी नाले, दरिया, समंदर और फ़ज़ा साफ होगी। हमें इसका आगाज़ मदारिस, मसाजिद और तबलीगी जमात के इज्तिमाअ से करना चाहिए। मैं तबलीगी जमात की वर्किंग और रसाई से बहुत मुतासिर हूँ। ये लोग पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। ये अगर अपने सिलेबस में सफाई को अमलन आधा ईमान मान लें और लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें तो पूरा मुल्क बदल जाएगा। इसी तरह अगर प्राइवेट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां जापानी मॉडल पर चली जाएं, ये अपने अमले और तालिब इल्मों को कैंपस की सफाई का काम सौंप दें, रोज़ाना सुबह आधा घंटा बच्चों से सफाई कराएं और इसमें वॉशरूम्स की सफाई भी शामिल हो, तो ये कौम 10-15 वर्षों में तब्दील हो जाएगी। और इसके बाद सरकारी और गैर सरकारी दफातर भी ये काम उठाएं। ये अपने लोगों से सुबह सफाई कराया करें। सेक्रेटरी साहब अपने लिफ्ट या अपना टेबल खुद साफ क्यों नहीं करते, और वजीर को अपना वॉशरूम साफ करते हुए क्या मौत पड़ जाती है। हम पूरी दुनिया को बताते फिरते हैं हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जूता खुद गांठ लिया करते थे, अपने कपड़े खुद धोते थे और अपना फर्श और अपना बिस्तर खुद साफ करते थे और अपने मेहमानों की गंदगी अपने दस्ते मुबारक से साफ करते थे। मगर हमें मेज साफ करने के लिए भी स्वीपर चाहिए। हम अपने जूते भी खुद साफ नहीं कर सकते। हमारे वजू के छींटे भी कोई और साफ करे। क्यों? क्या नऊज़ बिल्लाह हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े हैं? और क्या हम 10-15-20 लाख रुपए और 2-4 ग्रेड के बाद खलाई मखलूक बन जाते हैं? मैं चंद दिन पहले अपने दफ्तर गया तो इसकी दहलीज पर सालन गिरा हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड करीब खड़ा था। मैंने इससे पूछा, ये किसने गिराया? इसका जवाब था, मुझसे सालन की प्लेट गिर गई। मैंने पूछा, फिर आपने इसे साफ क्यों नहीं किया? इसका जवाब था, मैंने सफाई वाला लड़का बुलाया है, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने हंसकर पूछा, सालन आपने गिराया और सफाई कोई और करेगा? मैंने इसके बाद जेब से टिश्यू पेपर निकाले और दहलीज पर बैठकर सफाई शुरू कर दी। गार्ड समेत 3 लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और सफाई करता रहा, मगर वो मुझे रोकते रहे। मैंने इनसे कहा, आप भी कमाल लोग हैं, आप खुद भी साफ नहीं कर रहे और दूसरे को भी नहीं करने दे रहे। इस दौरान स्वीपर आ गया। मैंने इसके हाथ से वाइपर लिया और पूरी दहलीज साफ कर दी। इस सारे अमल में 1 मिनट लगा। मैं ये काम 30 सेकंड्स में मुकम्मल कर सकता था अगर वो लोग मेरा हाथ ना पकड़ते। आखिर में स्वीपर मेरे घुटने पकड़कर बैठ गया। इसका ख्याल था इसकी नौकरी चली जाएगी। मैंने हंसकर इसे उठाया और कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये बुनियादी तौर पर सालन गिराने वाले की जिम्मेदारी थी। बहरहाल सफाई तुमने की या मैंने कर दी, क्या फ़र्क पड़ता है? सफाई बहरहाल होनी चाहिए थी और ये हो गई। आप इससे माइंड सेट का अंदाज़ा कर लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड को भी सालन गिराने के बाद सफाई के लिए स्वीपर चाहिए। ये भी सालन साफ करना अपनी तौहीन समझता है। आप इससे इस माशरे का अंदाज़ा कर लीजिए जिसमें सफाई को आधा ईमान होना चाहिए था, और हम इस गंदे माइंड सेट के साथ खुद को दुनिया की अजीम कौम कहते हैं।